नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सर्विस सेक्टर नीति सहित कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जो एक और मुद्दा इस बैठक में उठा वो था विधानसभा का मानसून सत्र। ये निर्णय लिया गया कि 6 सितंबर से 12 सितंबर तक देहरादून में मानसून सत्र आहूत किया जाएगा। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की कैबिनेट में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई है और कौन से फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले नगर पालिका और शहरी विकास पर चर्चा की गई। नरेंद्र नगर की सीमा का विस्तार यहां पर किया गया है। 3 गांवों को नगर पालिका में जोड़ा गया है। यहां 150 से ज्यादा जनसंख्या है। चमोली के घाट ब्लॉक को नगर पंचायत बनाया गया। कीर्तिनगर का भी सीमा विस्तार इसमें किया गया है। यह फैसला लिया गया है कैबिनेट में। 32 परिवारों को शहरी क्षेत्र में जोड़ा गया है। मुनस्यारी को नगर पंचायत से नगर पालिका बना दिया गया है। नगर पालिका रुद्रप्रयाग का भी विस्तार हुआ है। वन विभाग को लेकर 2 प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में आए हैं। सहायक संख्या अधिकारी के पद को खत्म कर दिया गया है। मानव वन्य जीवन संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2023 को मंजूरी मिल चुकी है इस कैबिनेट बैठक में। इसमें सहायता निधि में धनराशि बहुत तेजी से दी जाएगी, ये फैसला लिया गया है। साधारण रूप से घायलों को 15,000 तो गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख की धनराशि दी जाएगी। और जंगली जानवरों से संघर्ष में मृत्यु होने पर 6 लाख रुपए मिलेंगे। शिक्षा विभाग को लेकर जो चर्चा हुई है उसकी भी बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा जो शोध प्रोत्साहन योजना है, जो एक चैलेंज फंड के रूप में काम करेगी, उसके तहत 15 लाख तक के प्रोजेक्ट लिए जाएंगे। कुछ विशेष में 18 लाख भी लिए जा सकते हैं, ऐसा फैसला लिया गया है। इसमें फैकल्टी के साथ साथ स्टूडेंट्स भी जो है वो शोध कार्य करेंगे। और प्रदेश सरकार जो है ये जो फैसला है वो देवभूमि उद्यमिता योजना को लेकर भी लिया गया है। वो भी योजना लेकर आई जा रही है। इस योजना में अवेयरनेस कैंप लगाए जाएंगे। इसमें अलग अलग जिलों में शोध कार्य करवाए जाएंगे। इसमें एक्सपर्ट स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा। 1 साल में लगभग 3,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलेगी। चिकित्सा शिक्षा के तहत मेडिकल कॉलेज में भी हर साल नर्सों की भर्ती निकाली जाएगी। ये तमाम ऐसे निर्णय हैं जो आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। और आज सबसे महत्वपूर्ण जो मसला है वो है विधानसभा का मानसून सत्र, जिस पर फैसला लिया गया है। और ये कहा गया है कि 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक ये मानसून सत्र जो है वो देहरादून में आहूत किया जाएगा। काफ़ी संख्या शहरी विकास विभाग की भी थी, काफ़ी नगर पालिकाओं का जो विस्तार किया गया है। मैं सुधांशु जी को अनुरोध करूँगा कि वो जितने वन विभाग के और शहरी विकास विभाग के जो बात हैं उनके बारे में वो ब्रीफ करें। देखिए, विधानसभा सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आहूत हो रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि आज जो माननीय मंत्रिमंडल ने भी प्रस्ताव पारित किया है और ये जो हमारा सत्र होना है देहरादून में होना है। साथ में ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मार्च में गैरसैंण में हुआ था और उसमें सितंबर से पहले होना था। ये इसमें हमने निर्णय लिया और साथ में अनुपूरक बजट भी इसमें हम लोग ला रहे हैं ताकि जो हमारे बजट की स्थिति है, आप जानते हैं इस बीच में अनुपूरक की भी आवश्यकता रहती है, तो सप्लीमेंट्री बजट भी इसी सत्र के दौरान हम लोग लाएंगे। तो महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं और मॉनसून सत्र की भी घोषणा कर दी गई है। सितंबर महीने की शुरुआत में ये जो मॉनसून सत्र है वो देहरादून में आहूत किया जाएगा। और जिस तरीके से कहा जा रहा है, आपने प्रेमचंद अग्रवाल को सुना, उन्होंने कहा कि इसमें अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा क्योंकि ये वो वक्त है जब अनुपूरक बजट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं वित्तीय सहायता की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस बार के जो मॉनसून सत्र होगा उसमें अनुपूरक बजट लाया जाएगा। तो तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी, भाजपा प्रवक्ता, लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सूरज सिंह नेगी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और मनोज इस्टवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। रविंद्र कुमार जी, आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, लेकिन जो चर्चा का विषय है वो है मानसून सत्र। आप लोगों ने इतनी देरी क्यों कर दी मानसून सत्र करने में?
इससे मानसून सत्र होने से मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या देरी है। मानसून सत्र अभी सत्र का आह्वान हो गया है और जो जरूरी फैसले हैं इस प्रदेश के हित में उसको लेने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है सरकार ने कि उसमें क्या क्या फैसले होंगे, क्या क्या बिल पास कराए जाएंगे, क्या इस प्रदेश के हित में हम नई योजनाएं लेकर आ सकते हैं, नई चीजों को हम कैसे कर सकते हैं। तो उसका लेकर सरकार आएगी, अपना खाका रखेगी विधानसभा में लोगों के आगे। लेकिन मगर इसमें एक जरूरी चीज मैं दिव्या जी आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार काफी लंबे समय से सत्र जब भी आहूत होता है, सत्र जब भी चलता है, जिस प्रकार से विपक्ष एक सार्थक विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए उस भूमिका को छोड़कर वह हो हल्ला में लग जाता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार से विपक्ष सवाल करे सदन के अंदर, सरकार से पूछे अगर उनके कोई प्रदेश को लेकर या कोई किसी कार्य को लेकर, तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें एक सार्थक लोगों का जो इतनी राजस्व जो लगता है, लोगों का जो पेड़ है, जो इतना पैसा लगता है कि हम सदन के कार्यकाल में उसको बेकार कर देते हैं। चर्चा होनी चाहिए जिससे प्रदेश के लोगों को भी पता लगे कि सदन के अंदर हमारे हित में क्या क्या काम हो रहे हैं या कौन से ऐसी चीजें हैं जो सरकार नहीं कर रही है और विपक्ष उसे उठा रहा है। देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा अगर विपक्ष हो हल्ला ना मचा के, बहिष्कार ना करके, खामखा की बातें ना करके सदन को चलाए, सदन में देखे कि क्या हो रहा है। ठीक है, सूरज सिंह नेगी जी, यहाँ पर सार्थक विपक्ष की बात कही जा रही है। कहते हैं कि आप लोग खामखा की बहस करके सत्र का वक्त बर्बाद करते हैं। क्या उम्मीद है इस बार के सत्र से? देखिए, दिव्य दर्शनी है, एक परंपरा सी हो गई है कि पहले सत्र आयोजित नहीं करेंगे, सत्र आयोजित करेंगे तो प्रश्नों के उत्तर देने से बचेंगे, मुद्दों पे चर्चा से बचेंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के मंदिर में जहाँ पर तमाम दलों के जो जनता के प्रतिनिधि चुनकर के आते हैं, उनका दायित्व है कि वो चर्चा के माध्यम से जो है जनता के जो हालात हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उन पर चर्चा करें। और जैसे मथानी से जो है मथा जाता है, कोई भी चीज़ दही मथी जाती है तो तब जाके उसका मक्खन निकलता है। तो इसी प्रकार से अगर हमारे प्रदेश के जो मुद्दे हैं उन पर जब सदन के अंदर सार्थक बहस होगी, चर्चा होगी, तब जा कर के वो जो है रिजल्ट बढ़िया निकलेगा। परंतु सरकार जो है उससे बहुत दूर, कोसों दूर है। और जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि विपक्ष अड़ंगे अड़ाता है, विपक्ष हो हल्ला करता है, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार विपक्ष के प्रश्नों का जवाब दे, विपक्ष जो जानकारी चाहता है उसको उस पर बात करे। अगर जो है जब हठधर्मिता सत्ता पक्ष अपनाता है, विपक्ष की आवाज़ को सदन के अंदर भी दबाने का काम करता है, तो विपक्ष के पास तो एक ही औजार है कि वो विरोध करेगा। तो ये जो है, जब पहले हमारे सदन चलते थे तो जो इंटेलेक्चुअल लोग होते थे सदन के अंदर, वो लोग आते थे, वो उनका ज्ञान जो है, उनका चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, अपने विकास के संबंध में जो उनका अनुभव है, वो अनुभव जो है आता था सामने। और पहले जो है होता था, एक ज़माना होता था कि जब पढ़े लिखे लोगों को, जो ज्ञानवान लोग हैं, उनको सुनने का जो है पूरा सदन इंतजारी करता था कि ये लोग बोलें, सदन में चर्चा करें किसी बात पे, तो मज़ा आता था। अब तो कई ऐसे विधायक हैं जो 3-3, 4-4 बार से विधायक हैं, परंतु उन्होंने जो है सदन के अंदर एक भी मुद्दा नहीं उठाया प्रदेश के हित में या प्रदेशवासियों के हित में। जनता जानती नहीं उनको कि कौन है, खाली विधायक बन गए, विधायक निधि खर्च कर रही, रोज सरकार की जो है लाइटें लगा दी, सड़कें बना दी, बहुत उतना ही तक वो जो है सीमित हैं। उनका जो ज्ञान है, उनका जो बौद्धिक स्तर है, वो कितना है वो पता ही नहीं लग पाता। तो ये सदन हमारा इसलिए भी होना चाहिए कि हमारे जिन लोगों को हम चुन करके भेजते हैं, उनका जो है ज्ञान का स्तर क्या है,
उनके विकास की अवधारणा, वो किस प्रकार से चाहते हैं प्रदेश का विकास। तो ये सारी चीजें चर्चा का विषय है। और जिनको चुना जाता है, मोटी भारी भरकम जो है वेतन और सुविधाएं दी जाती हैं, वो इसीलिए दी जाती हैं वो जनता के मुद्दों पर विचार विमर्श करें और एक मंथन करके सॉलिड चीज निकालें और प्रदेश के हित में काम करें। बिल्कुल। ईस्टवाल जी, आज का मुद्दा सत्र, सवाल और जवाब क्या? तो ये जो सत्र है, क्योंकि हमने हमेशा जो सत्र देखे हैं उसमें ये आरोप भी लगते हैं विपक्ष पर कि आप हंगामा कर देते हैं, सत्र का समय बर्बाद करते हैं, हमें बोलने नहीं देते, लेकिन जब सवाल पूछे जाते तो उसके जवाब भी नहीं मिलते। इस बार के सत्र से सर क्या उम्मीद कर रहे हैं? इस बार मुझे लगता है कि और ज़्यादा हंगामा खेस होने वाला है सत्र, क्योंकि सबसे जो इस समय एनएच की हालत हुई है, इस पर विपक्ष जरूर घेरने का काम करेगा। सड़कों के जो हुए, पुल जो बहे, जो अनियंत्रित विकास था, सारे नदी नाले सब उसको उखाड़ के लिया है। ऐसे विकास पर मुझे लगता है कि घेराव जरूर होगा सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। रही बात पक्ष और विपक्ष का, ये कि पक्ष तो हमेशा चाहता है कि सदन चले, लेकिन शांतिपूर्वक चले। विपक्ष चाहता है कि सवालों के जवाब मिले। ये तो आज की रीत नहीं है, रघुकुल रीत सदा चली आई। और राजनीति में अगर इसको घुसाएं तो ये राजनीति है, राजनीति में ये तो चलता रहता है, सहमात का खेल। मुझे कैबिनेट के अभी डिसीजन सुन रहा था, और कैबिनेट के डिसीजन में सबसे बड़ा जो नगर पालिकाओं का पहाड़ को छूना है, ऊपर बढ़ना है। एक तरफ तो बहुत खुशी की बात है कि अब पहाड़ के 10 जिलों को बजट पहुंचेगा, जो सिर्फ देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को मिलता था। अब वो बजट पहाड़ों में भी पहुंचेगा, इसकी खुशी है। लेकिन साथ में डर भी है, क्योंकि जहाँ जहाँ नगर पंचायत की जगह नगर पालिकाएं बनेंगी, नगर पालिका का अगर बायलॉज उठाएंगे तो कोई भी आदमी, आपके चाहे वो केदारनाथ क्षेत्र में है, चाहे बद्रीनाथ क्षेत्र में है, चाहे ठेठ नीतमाणा घाटी में है, अगर वो नगर पंचायत क्षेत्र में आता है तो वहाँ 10 बीघा जमीन फ्री होल्ड खरीद सकता है। उसके पीछे इफ बट कुछ नहीं होगा। इधर भू कानून की बात, पूरी जनता भू कानून को लेकर सड़कों पर है, और इधर ये नगर पालिकाओं का गठन है। कहीं ये ना हो कि कांग्रेस के ज़माने का वो वक्फ बोर्ड का जो दिल्ली में इस समय तहलका मचाया हुआ है कि जहाँ कब्जा कर लो वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन, वो कानून यहाँ लागू हो गया तो फिर मुझे लगता है कि ये लेने के देने हो सकते हैं। नगर पालिकाओं में जो विस्तारीकरण हुआ है, नगर पालिकाएं जो बढ़ी हैं पहाड़ की तरफ, मुझे लगता है कि उसमें पहाड़ के जनहित को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो 10 बीघा जमीन खरीदने की, एकजुट खरीदने की बात है, इस पर जरूर कड़ाई से कोई नया कानून संशोधन होना चाहिए, ताकि नगर पालिकाएं तो बसे, विकास हो, लेकिन ये जमीन का जो मुद्दा है वो पहाड़ की जमीन पहाड़ में ही रहे तो अच्छा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। रविंद्र कुमार जी, कैबिनेट के फैसले अलग, लेकिन विधानसभा सत्र पहले 6 से 12 तक में प्रस्ताव आया था, लेकिन इसे घटा करके अब 5 से लेकर 8 तारीख तक ये आहूत होने जा रहा है। समय अवधि कम क्यों कर दी गई सर? पहले 6 से 12 समय बहुत था आपके पास, क्या आप लोग ये समझ गए थे कि बहुत ज्यादा समय है, रिसोर्सेज की बर्बादी होगी, या फिर उतना जो है बिजनेस आप लोगों को नहीं नजर आ रहा था, इसलिए जो है इसमें घटौती कर दी गई? देखिए, समय घटाना और बढ़ाना संसदीय समिति होती है अंदर, जो वो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर इसकी डेट जो है घटाई गई है तो आगे नहीं बढ़ेगी। अगर मान ले सार्थक चर्चा को विपक्ष कोई पहल करता है या अच्छी विपक्ष सदन को चलाने में सहयोग करता है तो ये जरूर आगे बढ़ जाता है। देखिए, जिस प्रकार का कांग्रेस का कल्चर बन गया पूरे देश भर में, यहाँ नहीं, केंद्र से लेके जहां जहां विपक्ष में, आप इनकी सब जगह की एक ही तरीके का इनका कल्चर है, एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं, जैसे कहीं से इनको आदेश होता है कि भाई इस तरीके का काम होता है। अभी जिस प्रकार से दिल्ली में केंद्र सरकार में जिस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई कांग्रेस, और जब चर्चा शुरू हुई अपने सवाल सारे दाग दिए, टोटल जो इन्हें कहना था कह दिया,
लेकिन जब जवाब सुनने का समय आया तो यही देश ने, पूरे देश ने देखा किस प्रकार से कांग्रेस वॉकआउट कर गई, सुनने को तैयार ही नहीं हुई। तो इसी बात को लेके ये आप समझ सकते हैं अगर कांग्रेस सार्थक बहस करती है। देखिए, मैं केंद्र पे नहीं जाता, हमें अपने पहाड़ी राज्य को, पहाड़ के विकास के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए हमें बहुत काम करने हैं, बहुत काम करने हैं। इसमें कांग्रेस और अन्य दल जो भी विपक्ष में है वो पूर्ण रूप से सहयोग करें। लेकिन अभी आपने रविंद्र जी आपने अभी सूरज सिंह नेगी जी को सुना, उन्होंने कहा सड़कें बना दी, पुल बना दिए, ये बात अपनी जगह है, विकास के कार्य आप लोग गिनाते हैं, लेकिन इससे इतर भी तो देखिए और भी मुद्दे हैं। हम यूसीसी की बात करते हैं, इसमें कहा जा रहा है यूसीसी को सदन के पटल पर रखा जाएगा, लेकिन भू कानून सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त है हमारे प्रदेश के लिए, क्या वो भी आएगा? देखिए दिव्या जी, यूसीसी हो या अंकिता भंडारी मामला हो, इन्होंने लगातार सदन में भी उठाया और सड़कों पे भी उठाया। देखिए, इनके विपक्ष के नेता जो भुवन कापड़ी जी हैं, वो हाई कोर्ट तक गए हैं इसको लेके। आप इसे ये नहीं कह सकते कि इस मामले में कोई काम नहीं हुआ है या कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है या उन्हें सजा नहीं मिली है। लगातार यूसीसी में देखिए, पेपर लीक एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया था यहाँ, जो कांग्रेस की सरकारों ने पनपाया। उस बिजनेस पे कहीं ना कहीं लगाम लगाई है, उस जो मॉड्यूल को था वो तोड़ा है। आज वो सभी लोग जो जेल में हैं, जो इस तरीके के या कानून के दायरे में है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं। और दूसरी बात देखिए, भू कानून को लेके दिव्या जी, इस बात को लेके बहुत बार होता है, यहाँ बातें होती है। मैं सिर्फ आपसे आधा मिनट लूंगा। बिल्कुल। देखिए, भू कानून को बार बार कहा जाता है, भू कानून, उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, कड़े कानून को लेकर उन्होंने कह दिया है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। केंद्र सरकार की एक योजना है DILRMP करके, आप इसे समझिए, ये है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जिसके अंदर आप लगाइए कि कुल देश के 6,57,432 गांव हैं, जिनमें से 6,22,722 लगभग 94% गांवों को डिजिटल कर दिया गया। भूमि के अभिलेख बना दिए गए कि किस जमीन पे किसकी कौन हकदार है, कितना रकबा है, सरकारी कितनी है, वन क्षेत्र की कितनी है, पंचायती कितनी है, नगर निगम की कितनी है, गांव की कितनी है, मंदिर की कितनी है, मजार की कितनी है, मस्जिद की कितनी है, ये सारे आंकड़े बन गए। आप और इसका एक बहुत बड़ा प्रयोग हरियाणा, पंजाब की कोर्ट के साथ किया, क्योंकि कई बार होता क्या था कि आप कानून कोई भी बना लिए, लेकिन अंदर जो खेल होता था, जिस प्रकार से अभी देखा होगा आपने, लगातार रोज पेपर के माध्यम से पता लगता है कि फर्जी रजिस्ट्री करा ली, उसको नाम को हटा के दूसरा नाम। तो ये सारी चीजें अब नहीं होने वाली। ये जिस प्रकार डिजिटल हो रहा है, ये जिस समय ये पूरा कार्यक्रम फुलफिल हो जाएगा, आपको भू कानून लगाने का फिर आनंद आएगा, क्योंकि आप भू कानून कितने मर्जी लगा ली थी। आप कानून तो बना लीजिए, कानून तो इससे पहले भी थे, कांग्रेस ने इतने कानून बनाए, लेकिन उनका कोई काम तो था नहीं। रविंद्र जी, आपकी बात सही है, डिजिटल आपने बात कही है, उससे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन आपने जिन राज्यों का जिक्र किया, हरियाणा और पंजाब, इनकी भौगोलिक परिस्थिति, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति बिल्कुल इतर है सर। लैंड कंसोलिडेशन की हम बात करते हैं, जब हम भू कानून की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्क है। आपकी एक जमीन यहाँ है तो दूसरी जमीन कहीं और बसी हुई है, तो वो कंसोलिडेटेड लैंड नहीं है, तो चकबंदी की भी मांग उठती है। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है ना सर। मैं वही कहना चाह रहा हूं दिव्या जी, इसी बात को कहना चाह रहा हूं। जब आपकी पूरा डिजिटल हो जाएगा, कंप्यूटर में हो जाएगा, आप उत्तराखंड के नाम से डालेंगे दिव्या दर्शनी जी के, आपकी दिव्या दर्शनी जितनी उत्तराखंड में रहती हैं वो सारी आ जाएंगी उसमें, फिर फादर के नाम से,
आपकी सारी जमीन पता लग जाएगी। अगर एक जमीन डोईवाला में है और एक जमीन पौड़ी में है तो वो सारी दिख जाएंगी कि इतनी जमीन है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो एक एड है, वो एक सपोर्ट है आपकी भू कानून के लिए, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, यस यस यस। तो उसमें क्या होगा कि जो लैंड की जो रिकॉर्ड रूम में जो फेरबदल कर देते हैं उन पे लगाम लगेगी, क्योंकि बेस को खत्म करना जरूरी है। कानून कितने भी बना लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और देखिए पूरे देश में हो रहा है, ये उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा। उत्तराखंड के राज्य को लेके माननीय धामी जी ने भू कानून को लेके अपनी स्पष्ट नीति बता दी है कि हम इसके लिए बिल्कुल सीरियस है। इसमें 10 साल की कड़ी सजा की है। और जमीन खरीदने के लिए अब यहाँ पे किसी भी राज्य, पहाड़ी हो या प्लेन का हो, कोई भी अगर यहाँ जमीन खरीदने आता है तो उसकी जमीन खरीदने से पहले उसकी पूरी जांच होगी, उसकी क्या मंशा है, उसे किस लिए लेनी है, क्या कारण है। तो ये सारी चीजें होंगी दिव्या जी। आप निश्चित रूप से रहिए कि इस पहाड़ की देवभूमि का कल्चर और अब यहाँ का परंपरा, यहाँ की जो यहाँ के हमारी परंपराएं हैं, वो पूर्ण रूप से उसको जो है उसकी सुरक्षा देना, उसको आगे बढ़ाना, उसको दुनिया में पहचान देना, इस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी जो है अपने आप को समर्पित करती है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, सूरज सिंह नेगी जी आपके पास आऊंगे और विपक्ष का रोल समझना चाहूंगी, लेकिन इस्टेवाल जी इससे पहले सूरज सिंह नेगी जी अपना रोल समझाएं। जो रविंद्र जी ने कहा उस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? यूसीसी अपनी जगह है, लेकिन भू कानून जिसकी इतने समय से मांग की जा रही है, उसमें जो ये डिजिटलाइजेशन की बात कही जा रही है, कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं? यकीनन अगर ये पहल हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रवासी बाहर बस गए, मैं अभी अपनी बात करूं, मेरी जमीन पे कुछ ग्रामीणों ने वन विभाग से मिलके और कई एकड़ जमीन वो वन पंचायत में शामिल करवा दी। अब वन पंचायत का मैप भी उसमें शामिल होगा तो मेरी तो सारी जमीन चली गई ना। आप फेयर गेम कब करेंगे? क्या आप डिजिटल वो जो ऊपर से आपके रडार वगैरह से ली हुई तस्वीरों से वो डिजिटल करेंगे, या फिर आप खाता खतौनी खसरा सब देखेंगे? खाता खतौनी खसरा तो आपने बोले समाप्त कर दिया है, तो वो डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उसको हम कैसे साबित करेंगे कि हाँ ये मेरा सारा जो जमीन का था वो ये है, ये तस्वीर में सजा हुआ मिल गया है। रही चकबंदी की भी साथ में आपने बात जोड़ी, यकीनन चकबंदी के बिना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई सॉल्यूशन अगर पहाड़ का दिख रहा है तो बताइए, एक खेत मेरा यहाँ है, एक खेत कोसों दूर है, तो ऐसे में क्या होता है कि एक जो नजदीक का खेत है उसको तो मैं आबाद कर रहा हूँ, लेकिन कोसों दूर मैंने बैल ले जाने हैं, कोसों दूर गोबर लादनी है, खाद लादनी है, तो वहां जाने के लिए समय नहीं लगता कि भाई कौन करे क्या करे। इस तरीके से धीरे 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 करके हम लोगों के खेत बंजर पड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो उसको भी सरकार को समझना होगा। पहले साफ सुथरे अगर फॉर्मेट में ये आ जाए कि खाता खतौनी और खसरा के आधार पर आप अपनी सबकी जमीनें यथावत रखते हैं, उसके बाद आप तय करेंगे कि भाई वन पंचायत ने कितनी घेरी, और आप स्वयं वन पंचायत को आदेश देकर सबसे एनओसी ले, जिन जिन की जमीन पे वन पंचायत ने कब्जा किया है या जिन जिन की जमीन पे कब्जा करवाया गया है, उसकी एनओसी जब तक आप मुझ भूमि धारक से नहीं लेते तब तक ये कहना कि साहब सब डिजिटल होगा और डिजिटल में ही सारा कुछ होगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल्स जरूर इस डिजिटलाइजेशन में दिखने को मिलेगा। उम्मीद है कि अगर सरकार ये कर रही है तो हम कम से कम उस वक्फ कानून से, वक्फ बोर्ड के कानून से बच जाएंगे, जो पहले बहुत कठोरता से अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दौर में कांग्रेस गवर्नमेंट ने लागू करवाया था, जिसमें यह है कि जहां पर एक वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा बता दिया, चाहे वो मुगल गार्डन की क्यों नहीं जमीन है, बिल्कुल, तो वो उनका हो गया। तो उस कानून से ये डिजिटल फॉर्मेट है, जरूर एक बचने का अच्छा क्या कहते तरीका हो सकता है कि ऐसे कानून को, क्योंकि 120 जा रखी है समय पीआईएल, उस कानून को लेके 120 पीआईएल दर्ज हो रखी है, तो उम्मीद है उसमें भी जल्दी फैसला आएगा। और अगर डिजिटल दुनिया में डिजिटल
की तरीके से एक भूमि बंदोबस्त हो रहा है, तो उम्मीद है इसे हो जाने दीजिए। शायद कहीं जो अपने प्रवासी हैं उनको भी राहत मिलेगी और हमें भी लगेगा कि हाँ, कहीं हम सेफ हैं। बिल्कुल। सूरज सिंह नेगी जी, इससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसका मैं आपसे ये सवाल करूंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता पक्ष में है, वो जब भी सत्र होता है वो हमेशा ये दिखाते हैं कि हम तैयार हैं, विपक्ष कोई भी सवाल करे हम सवाल का जवाब देंगे, बशर्ते आप शांति से करिए। आप जिस तरीके से वॉकआउट कर जाते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, वो मत कीजिए। क्या आप इस बार क्या प्रिपरेशंस आप लोगों की है? क्या जो सवाल अधूरे रह गए थे उनको भी इन्वॉल्व करेंगे आप लोग, या फिर नए सिरे से आप लोगों ने सवालों की लिस्ट तैयार की है? देखिए दिव्यदर्शनी, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि विधानसभा का सत्र आयोजित करने की जो घोषणा होती है वो एक सप्ताह पहले होती है जी। अब आप देखिए कि विपक्ष के जो विधायक हैं उनका सरकार से, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री समय नहीं देंगे, कोई मंत्री उनको समय नहीं देगा, और क्षेत्र के विकास की जो योजनाएं होती हैं, जो उनके सवालात होते हैं, वो विधानसभा उनके लिए एक परफेक्ट मंच होता है। वो विधानसभा में अपनी बात को रखते हैं। अब आप बताइए, एक सप्ताह के अंदर वो कितने क्वेश्चन लगा देंगे, या उन पे कितना उत्तर जो है उनको संतुष्ट करने वाला मिल पाएगा? तो ये केवल खाना पूर्ति है, केवल और केवल जो है कि कम से कम समय जो है विपक्ष को दिया जाए, विपक्ष अपनी तैयारी न कर सके, अपने प्रश्नों को सदन में न रख सके, उनका उत्तर न ले सके, इसलिए जो है ये जल्दबाजी है। और जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि देखिए जी, केंद्र में इन्होंने जो है अविश्वास प्रस्ताव लाए, मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री वहां पर जाते नहीं, उसके लिए दो शब्द नहीं कहते, और इसके लिए जो है विपक्ष का हथियार है। पहले उन्होंने कहा कि जो है, विपक्ष ने कहा कि आप जो है सदन के अंदर आकर के चर्चा करें, सदन के अंदर आके बयान दें कि कैसे वहां के हालात सुधरेंगे, सरकार क्या कर रही है, क्या विपक्ष को नहीं बताएंगे आप? तो सदन के अंदर नहीं आते, तो व्यवस्था में विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, और उस अविश्वास प्रस्ताव की ताकत है कि प्रधानमंत्री को सदन में आना पड़ा। परंतु सदन में आने के बाद ये पूरी दुनिया ने देखा कि मणिपुर पे फिर भी जो है प्रधानमंत्री मौन रहे, केवल जो है 2 मिनट बोले, और किन ठहाकों के बीच में और किस प्रकार से बोले, ये सब दुनिया ने देखा है। तो विपक्ष, जब विपक्ष की मांग आप नहीं सुनेंगे, आपने देखा सदन के अंदर तमाम विपक्ष के नेताओं को जो है सदन से बाहर कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये इस लोकतंत्र में क्या हो रहा है, ये दर्शन जो है भाजपा का दर्शन है, और ये डिक्टेटरशिप है इस देश में। ठीक है, सूरज सिंह नेगी जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आपको नहीं लगता कि जब आपने इतनी सारी चीजें एक के बाद एक सत्र देख लिए हैं, जहां पर जवाब अगर नहीं मिलते वॉकआउट कर जाते, तो पार्टी के लिए तो बहुत आसानी है, सत्ता पक्ष के लिए कह देना वॉकआउट कर गए, देखिए हम सवालों का जवाब दे रहे थे, जब सुनने की बारी आई तो आप तो वॉकआउट कर गए। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा सहजता दिखानी चाहिए आप लोगों को? दिव्य दर्शनी जी, हमने कहा ना कि आज की जो सरकारें हैं वो तानाशाह सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, और ये सरकारें जो है तानाशाह सरकारें हो गई हैं। लोकतंत्र की, लोक मर्यादाओं की इनको कोई चिंता नहीं है, और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, देखिए विपक्ष क्या करेगा, अगर हम विपक्ष में हैं और सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, सरकार सवाल का जवाब नहीं देगी तो क्या करेंगे हम? हमारे पास वही हथियार है कि हम विरोध प्रदर्शन तो कर सकते हैं, सदन से बहिर्गमन कर सकते हैं, सदन में धरना दे सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, यही तो हम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? लेकिन तो ये हमने देखा विपक्ष था का अधिकार है। जो हुआ था, जो शीतकालीन सत्र में गैरसैंण में हुआ था, वो किसी से छिपा नहीं है, उसकी कई फुटेजेस तो आई भी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके का बिहेवियर किया गया था कि आप लोग कुर्सियों पे चढ़ गए, वहां पर पेपर बॉल्स जो है वो विधानसभा अध्यक्षा की तरफ को फेंके गए, वेल में जिस तरीके से हंगामा हुआ, आपको लगता है कि एक विधानसभा का सत्र जब चल रहा है, ये एटिकेट्स हैं, ये एथिक्स हैं विधानसभा सत्र के टाइम के? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सदन चलाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को यह व्यवस्था करनी है कि किस प्रकार से जो है विपक्ष के जो सवालात हैं उनके जवाब दिए जाएं, और जब सरकार जो है तानाशाह हो जाती है, फिर क्या करेगा व्यक्ति?
विपक्ष वाला जो है, जब उसकी आवाज को दबाने का काम किया जाएगा तो वो कुछ न कुछ उसको विपक्ष में करना ही करना है। देखने को मिलेंगे देखिए, ऐसा नहीं है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, ये केवल विपक्षी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, और सबको जो है मर्यादित तरीके से, क्योंकि जो लोकतंत्र जो है लोकलाज से चलता है भाई, और जब सरकार बेशर्म हो जाती है, पद पर बैठे हुए लोग जो है बेशर्म हो जाते हैं, वो सुनेंगे नहीं किसी की, तो दिक्कतें तो आती हैं। तो अच्छा, जिस प्रकार से भू कानून के बारे में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि डिजिटल हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, अरे भैया, जब तक धरातल आपका सही नहीं होगा, धरातल पर मैं आपको बताऊं कि मैं प्रधान था अपनी पंचायत का, मैंने जो यहाँ पर बंदोबस्त हुआ उत्तराखंड में, बंदोबस्त में इतना गड़बड़ी हुई, इतनी गड़बड़ी हुई कि आज लोग जो है, जैसे हमारे पत्रकार साहब बता रहे थे कि मेरी ज़मीन को जो है वन पंचायत में डाल दिया, तमाम प्रकार की जो है गड़बड़ियाँ मेरे गांव में ही, क्योंकि मैं तो धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे गांव में मैं बता दूं कि कहीं का नंबर कहीं और कहीं का नंबर कहीं, इतने झगड़े इन्होंने बंदोबस्त वालों ने पैदा कर दिए कि उसकी कोई सीमा नहीं है। आज लोगों में झगड़े हो रहे हैं उसके लिए। और दूसरी बात कि राजधानी में रहते हुए, जो अस्थायी राजधानी है, जहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं, मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, वहाँ पर भी कई गांव आज भी ऐसे हैं जहाँ पर बंदोबस्त क्रिया जो है पूरी नहीं हो पाई। राज्य गठन हो गया, 23 साल इस राज्य को बने हुए हो गए, पर अभी तक जो है बंदोबस्त पूरा नहीं हो पाया। जब धरातल पे आपका काम नहीं होगा तो डिजिटल किसका करेंगे आप? मेरा नंबर गलत है, उसको आप डिजिटल से सही कर देंगे? आपके पास कोई ऐसी मशीन है जो मेरे खराब नंबर को जो है गलत हो रखा, जैसे हमारे पत्रकार साहब की जमीन जो है वन पंचायत में चली गई, उसको वापस कर देंगे? ये डिजिटल करेगा? अरे डिजिटल तो उसी का करेंगे आप जो आपके पास रिकॉर्ड है, उसको आप डिजिटाइज कर देंगे। परंतु जब कागजी आपका सही नहीं है, और मैं बताऊं आपको कि आपने जो है, पहले क्या होता था कि पहले हमारा प्रशासन में पिरामिड सिस्टम होता था, ऊपर एक अधिकारी जो होता था, नीचे जो है तमाम कर्मचारी होते थे, फील्ड स्टाफ होता था। आज आपने जो है छात्र अम्ब्रेला सिस्टम कर दिया है, ऊपर अधिकारियों की फौज बढ़ा दी आपने, और नीचे का जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो 0 के बराबर कर दिया। आज देखो, जमीन का जो बंदोबस्त का है, जमीन का जो रख रखाव की बात है, जमीन के जो कागज की बात है, वो लेखपाल करता है, लेखपाल आपके पास नहीं है, तो एसडीएम बढ़ाने से, तहसीलदार बढ़ाने से हो जाएगा वो? तो ये सारे सवालात हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि 2018 में जो है एक डिमार्केशन होता है, डिमार्केशन के लिए एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगाई, आज 2023 चल रहा है, अभी तक उसका जमीन का डिमार्केशन नहीं हो पाया। लोगों की जमीन के डिमार्केशन नहीं हो रहे हैं, आप कह रहे हैं डिजिटल डिजिटल। अरे डिजिटल से हो जाएगा क्या? ठीक है, ये तो सिर्फ एक बहुत बड़ी बात है, और ये अव्यवहारिक बातें हैं, ये केवल सब्ज बाग दिखाने वाली बातें हैं। धरातल पर अगर उतर के कोई हमसे बात करे तो ये कुछ नहीं होने वाला। जब तक अपना कागज सही नहीं है, लोगों ने जो गड़बड़ियां कर रखी है उनको दुरुस्त नहीं की जा करेंगे, ठीक है, आगे कैसे होगा? ये एक हिस्सा था जो भू कानून है। भू कानून एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हमने इसलिए छेड़ा क्योंकि विधानसभा सत्र होने वाला है और ये पूछना जरूरी है, क्या उसे भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा? रविंद्र कुमार जी, जब हम सवालों की बात करते हैं, सर आपने अभी सुन लिया, एक वैलिडेशन दिया गया है कि विपक्ष क्यों इस तरीके का बिहेवियर रखता है, क्योंकि जब उनको सवाल के जवाब सही तरीके से नहीं मिलते हैं, जो वो उम्मीद आप लोगों से कर रहे हैं उस तरीके का आप लोगों का जो है कार्रवाई नहीं होती है, तो उनको मजबूरन जो है वॉकआउट करना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, यही सब किया जाता है। हमने शीतकालीन सत्र में भी देखा था, एग्जाम्पल तौर पर फिर सतपाल महाराज आते हैं, वो सवालों के जवाब नहीं दे पाए, तो ऐसे में मंत्रियों की कितनी प्रिपरेशन आपको लगती है इस बार है? अपने पार्टी का बचाव करने के लिए और अपना पार्टी का बचाव करने के लिए और कुछ जवाब देने के लिए कोशिश करी, लेकिन मैं बताऊं कि कुछ क्लियर नहीं हो पाया। देखिए, सदन के अंदर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी संख्या के आधार पर समय निश्चित होता है। आप मेरे को सिर्फ दिव्या जी इस बात का जवाब चाहिए कि पिछले लगभग 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितने विधायकों ने, देखिए बहुत जो जागरूक जनता है, जागरूक नागरिक है, और मैं इस बात के लिए बहुत खुशी होती है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग इंटरेस्ट रखते हैं पार्टी पॉलिटिक्स में,
अपने नेताओं को सदन में अपने क्षेत्र की आवाज उठाते हुए सुनना चाहते हैं, लेकिन पिछले 7 सालों में एक सदन के अंदर किसी विधायक ने इनके ने अपने क्षेत्र को लेके कोई सवाल नहीं उठा। विपक्ष के नेता ने कभी कोई सवाल नहीं खड़े किए। ये सड़क पे आके तो बात करते हैं। देखिए, सदन जहां पे कार्रवाई होनी है, जहां पे रिकॉर्ड बनना है, जहां आपकी कही हुई आपकी बात जो है रिकॉर्ड में चढ़ जाती है, जो सैकड़ों सालों तक रहेगी, लेकिन वहां पे ये शोर शराबा करना और उस सदन की मर्यादा को भंग करना, वहां किसी भी प्रकार का अपने समय का सदुपयोग ना करना, ये तमाम ऐसे विषय देखिए। और कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा लंबा समय सदन के अंदर बिताया है, देश के अंदर दूसरी कोई पार्टी नहीं है जितना लंबा समय इन्होंने सत्ता पक्ष में रहते हुए सदन में बिताया है। आज ये विपक्ष की भूमिका बिल्कुल नहीं निभा पा रहे हैं कि विपक्ष की क्या भूमिका होती है। और दूसरी बात देखिए, मैं इनसे एक बात बताऊंगा, जो इन्होंने अभी एक बात कही कि जी भू कानून को लेकर, डिजिटल को लेकर व्यवहारिक नहीं है। मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं, व्यवहारिक नहीं है कि आपकी जमीन को जिस प्रकार से हमारे पत्रकार बंधु की जमीन को वन में डाल दिया गया जी। अगर इनके पास कागज है और जो भी इनके पास अपनी चीजें, तो इनकी इतना मुश्किल काम नहीं है कि जमीन इनके नाम नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, उस पे नहीं जाते सर, अभी उस पे नहीं जाते क्योंकि नहीं, बहुत मैं डिटेल सब्जेक्ट है। मैं समझ रही हूँ, वो एक अलग डिस्कशन का हिस्सा बनेगा, जरूर बनेगा कि उस पे भी क्या काम किए जा रहे हैं। लेकिन सर, अभी अगर सत्र की हम बात करते हैं, सवाल जवाब अपनी जगह, आपने कहा अनुपूरक बजट भी इस बार लाया जाएगा क्योंकि इस बार जरूरत है, हालात की डिमांड है। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अनुपूरक बजट में इस बार हावी रहेगा? देखिए, इस समय एक तो बहुत ज्यादा अत्यधिक वर्षा के कारण बहुत ज्यादा हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। चाहे लोगों की निजी संपत्तियों का हो, पुलों का हो, सड़कों का हो, और बहुत सारी चीजों का, चाहे हमारे पशुधन का हो। तो ऐसी चीजों के लिए कुछ बजट को लाना आवश्यक है कि जो हमारी रोजमर्रा की चीजों को जो कनेक्टिंग करती है, चाहे पुल हो, ऐसे जो क्षतिग्रस्त हो गए उनको दोबारा बना सके, या लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उनके लिए क्या हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस विषय को लेते हुए अनुपूरक बजट आएगा, उनको लोगों को राहत मिले। केंद्र सरकार से भी हमने रिक्वेस्ट की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हमारे को इसमें कुछ ना कुछ जो है बढ़ चढ़ के सहायता करे। और वैसे केंद्र हमें हमेशा हमारे साथ रहता है, और पहाड़ की लेके, उत्तराखंड को लेके कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी का विशेष प्रेम भी है। होना भी चाहिए सर, डबल इंजन की सरकार जो है आप लोगों की, होना भी चाहिए, वो तो ज्यादा एक्सपेक्टेड है आप लोगों से जी। अब इष्टवाल जी, यहाँ पर हम बात करते हैं सत्ता पक्ष के रोल की, विपक्ष के रोल की। तो जब बात आती है, जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थे तो हमने देखा था कितना आक्रामक रूप जो है बीजेपी का था और सत्ता गंवानी पड़ी थी कांग्रेस को। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस को विपक्ष में रहने की आदत नहीं है, तो वो डेवलप नहीं कर पा रहे या उस हिसाब से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे, जो रविंद्र जी ने कहा। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिव्यदर्शनी जी। इसलिए अच्छा है कि कांग्रेस को समझना होगा कि आप पक्ष में नहीं है। कांग्रेस को यह भी समझना होगा कि आपके उग्र रूप को देखकर जनता आपके पक्ष में नहीं आने वाली। जो गैरसैंण में पिछली बार हुआ, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के साथ जो जनता ने देखा, वो सबको पता है। मुझे लगता है कांग्रेस सबसे बड़ी चूक कहाँ कर रही है कि वो अपनी रणनीति और कूटनीति में तैयारी नहीं कर रही है। अगर वो रणनीति और कूटनीति में जरा सा भी उनको भान होता कि भाजपा को कैसे सह और मात में शामिल किया जा सकता है, तो उन्हें इतना उग्र देहरादून में होने की जगह जनता के बीच जाकर अपनी पहल और पैठ बनानी चाहिए थी। जनता को समझाना होगा कि किस तरीके से भाजपा हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रही और कैसे कैसे प्रश्न हम उठाकर जनता, आम जनता के लिए
समाज के विकास के लिए ढूंढकर आपके लिए लाए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सिर्फ क्योंकि आज अखबार जितने भी हैं, भले ही आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के ज़माने में बात तो पहुंच जाती है सब तक, वरना अखबारों का तो ये हाल है कि जो देहरादून एडिशन है वो विकासनगर में नहीं मिलेगा, ज़्यादा दूर मत जाइए, देहरादून के ही पहाड़ी इलाकों में नहीं मिलेगा। तो ये सब हमें लगता है कि हम जो राजधानी में करते हैं वो सब तक पहुंच रहा होगा, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर आपने प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे ट्रैक्स बना दिए हैं जहां बीच बीच में कीलें उगी हैं। अगर मैं एक पत्रकार के रूप में कहूं तो एक सामंजस्य था पहले जो उसका कांग्रेस का, हाल चाल पूछ लेते थे कि हाँ महोदय कैसे हैं आप, और अब हाल चाल नहीं, कहीं प्रवक्ता तो अब गुराने का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। उनको लगता है कि वो पूरे ब्रह्मा है और उनसे ज्यादा कोई जानता नहीं है प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जनता ब्रह्मा की पैदा की हुई वो जनता है जो आईना दिखाने का काम करती है। मुझे लगता है उस आईने की चिंता होनी चाहिए। जनता का डर जब तक राजनीति और राजनेताओं के बीच नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है ये डगर जो राजनीति की इन गलियारों में आगे बढ़ती है। और रही बात, अभी अनुपूरक बजट की बात कर रही थी आप, अनुपूरक बजट पर भी मैं बता दूं, इस बार का अनुपूरक बजट चौंकाने वाला हो सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि चुनाव बिल्कुल सामने खड़े हैं और कहीं ये अनुपूरक बजट बढ़कर तब तक सामने आएगा क्योंकि 6 महीने 7 महीने की कसरत है और तब तक पूर्ण बजट लाते हैं मार्च में कि नहीं, मार्च से पहले कहीं चुनाव की घोषणा हो गई तो वो अलग अलग बात हो जाएगी। इसलिए ये बढ़कर आ सकता है और ये कांग्रेस के लिए मुसीबत भी पैदा कर सकता है। आपदाओं में जितना इस समय क्या कहते हैं प्रताड़ित हुई है जनता, उसके घावों को सहलाने का काम इस समय भाजपा बहुत अच्छे से करेगी। और ये परिदृश्य इसलिए होगा कि वो बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ बंटेगा और कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल चिल्लाते रहेंगे कि साहब ये तो एक तरीके से ब्लैकमेल करने वाली बात है, चुनाव में लोकसभा में अपना क्या कहते हैं हित साधने वाली बात है। लेकिन आपदा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस समय भाजपा को फायदा पहुंचाएगी, मेरा ये मानना है। सूरज सिंह नेगी जी, यहाँ पर जो बात आ रही है फिर एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी आपसे एक कदम आगे है रणनीति में अगर देखें, क्योंकि वो भापते हैं कि कब क्या करने की जरूरत है, चुनाव आया तो किस तरीके का रणनीति अपनाने की जरूरत है, कोई भी माहौल हो, अगर देखें ये बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है, इतना भयावह माहौल हो रहा है, उसमें किस तरीके से जनता को साधना है। लेकिन आप सिर्फ सवाल उठाते रह जाते हैं, कांग्रेस की बात करें आप सिर्फ सवाल उठाते रह जाते हैं, जब बारी आती है उसको वाकई में क्रियान्वयन की तो आप लोग उसमें कहीं पीछे रह जाते हैं, आप लोग अपनी बात नहीं पहुंचा पाते सत्ता पक्ष तक। देखिए दिव्यदर्शनी जी, सत्ता पक्ष तक बात पहुंचती है पर सत्ता पक्ष जो है सत्ता के नशे में और जो डिक्टेटरशिप है इनकी उसमें वो विपक्ष की आवाज को सुनते नहीं। और जो ये अनुपूरक बजट की बात हो रही है, निश्चित तौर पर चुनावी लाभ के लिए ये कुछ करेंगे, परंतु जनता भी देख रही है कि ये केवल चुनावी इनका नारा है, चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं और करना कुछ नहीं है इन्होंने, केवल घोषणाएं करेंगे। और जिस प्रकार से आपदा में अवसर देखे जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि जो हमारी विधानसभा है, विधानसभा से मात्र 6-7 किलोमीटर की दूरी पर रायपुर सोंग नदी का पुल है और वहाँ पर जिस प्रकार से पिछले साल आपदा आई, पुल का एक अप्रोच बह गई और कितना करोड़ों रुपया उस पर पिछले साल खर्च हुआ। और अब अभी भी अगर आप इनके विभागीय रिकॉर्ड देखेंगे तो इन्होंने समय रहते उस पर कोई काम नहीं किया। फिर सुरक्षा का आजकल वहाँ पर जाके देखेंगे तो बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। अब जो है पानी के अंदर क्या काम हो रहा है, उसकी एमबी कैसे होगी, क्या उसके टेंडर हैं, कुछ है, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं। लेकिन डैमेज कंट्रोल तो हो रहा है। देखिए आप हमारा कहना यह है मेरा कि आप जो है आग लगने पे कुआं खोदने वाली जो बात है वो क्यों होती है। समय रहते
आपको नहीं पता कि पिछली बार जो है कितनी बरसात आई थी, कितना वो हो रहा था। उस समय जो है सुरक्षा के इंतजाम जो है बरसात से पहले हो जाने चाहिए। तो ये सरकार ये है कि केवल इनको जो है भ्रष्टाचार करना है और आपदा में भी जो है पैसे कमाने के, भ्रष्टाचार करने का अवसर देखना है, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। और इसी प्रकार से जो है, क्योंकि अगर जब आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे तो ऐसे ही होगा। लेकिन सूरज सिंह नेगी जी, आप लोग भी चुनाव देखते देखते कहीं ना कहीं अपनी भी रणनीति बनाते हैं ना, क्योंकि 2022 के चुनाव के दौरान हमने देखा था कांग्रेस ने कई बार प्रदर्शन किए, आप महंगाई की तख्ती लेकर गए, खुद हरीश रावत जी को हमने सिलेंडर उठाते हुए तक देख लिया था, ऐसी ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए आप लोग ने सड़कों पर उतरना छोड़ दिया। सर, सिर्फ बयानबाजी तक सीमित क्यों रह गए आप लोग? सड़कों पर आप उतरते नहीं है, लेकिन जब जवाब मांगना होता है तब आप वेल में घुसकर प्रदर्शन करते हैं। नहीं, देखिए, हम सड़कों पे भी हैं। ये बात जरूर है कि जिस प्रकार से इस्टवाल जी कह रहे थे कि अखबार छपते नहीं और छपते भी हैं तो कांग्रेस को छापा नहीं जाता, तो ये जो एक टेंडेंसी हो गई है, सत्ता को छापना है, विज्ञापन जहां से मिलेगा उनकी खबर को छापना है, केवल सत्ता का गुणगान करना है। जैसे पहले राजाओं के भाट कवि होते थे, उस प्रकार से अगर मीडिया का रोल रहेगा तो विपक्षी आवाज कहां से ऊपर आएगी? मीडिया सूरज फ्रेंडली भाई, भी आप तो एक नहीं रह गए अनुशासित, प्रवक्ता। बहुत अनुशासित सिपाही हैं कांग्रेस के, और ये भाटगिरी कांग्रेस ने क्यों नहीं सीखी होगी? नहीं, ये देखिए, चालनी क्यों नहीं करवानी सीखी होगी? अगर मीडिया बिकाऊ ही है, सारा मीडिया, देखिए, तो वो कांग्रेस के पक्ष में कहीं तो ये अंश होगा यार, कहीं तो ये होता होगा, हर टचिंग मोमेंट आता होगा कि हाँ भाई यार कांग्रेस ठीक है, सर, वास्तव जवाब में ले जवाब लेते कर रही है। देखिए इस्टवाल जी, आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से देश में एक उन्माद पैदा कर दिया गया है और जिस प्रकार से सारा एक सिस्टम कर दिया, आज भी जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री हों या प्रदेश के मंत्री हों, किस प्रकार से पत्रकारों को धमकाते हैं, किस प्रकारों से सवाल पूछने पर पत्रकारों की नौकरियां चल जाती हैं। प्रवक्ता तक मीडिया फ्रेंडली नहीं है सर। मैं वही कह रहा हूँ कि मंत्री तो बहुत दूर की बात हो गई मैं है। वही कह रहा हूँ कि जो है जिस प्रकार से मंत्री जो है पत्रकारों को धमकाने का काम कर रहे हैं, उनको नौकरी से निकलवाने का काम कर रहे हैं। आज बहुत बड़ी फेरिस्त जो है पत्रकारों की, वो सोशल मीडिया के माध्यम से जिंदा हैं, नहीं तो इन्होंने पत्रकारों को खत्म कर दिया था। तो ये अगर इस प्रकार का चलेगा, ये तानाशाही प्रवृत्ति चलेगी। मैंने कहा ना कि लोकतंत्र जो है लोकलाज से चलता है, और जब हम सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं, केवल और केवल डिक्टेटरशिप अपनाने का काम करते हैं, तो इसी प्रकार का ये उसका वो है। ठीक है रविंद्र जी, मैं शॉर्ट कमेंट पे आऊं, इससे पहले इसका जवाब दे दीजिए बहुत शॉर्ट में। आपने बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप कर दी है सर, कांग्रेस परेशान हो गई है, कांग्रेस रणनीति नहीं बना पा रही है। आपने किस तरीके की डिक्टेटरशिप, अगर यही डिक्टेटरशिप शायद कांग्रेस ने दिखाई होती तो आपके लिए भी मुश्किल हो जाती। निश्चित तौर पर सन 76 में इंदिरा गांधी जी से जो लोग 76 के होंगे, मैं तो शायद उस समय 4-1 साल का था, लेकिन हमने किताबों के माध्यमों से अपने पिताजी से जरूर इसके बारे में सुना कि क्या डिक्टेटरशिप होती है, किस प्रकार से लोगों को उठा के जेल में ठूस दिया गया था, किस प्रकार से पत्रकारों को बंद कर दिया गया था। रविंद्र जी, इस प्रकार से आपको पता होना, अगर आपको पता होना चाहिए कि सरदार पटेल ने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाने का काम किया था। सरदार पटेल ने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाने का काम किया था। अगर नेहरू जी भी ऐसी डिक्टेटरशिप चलाते तो आज नहीं कहीं आरएसएस होता ना भारतीय जनता पार्टी होती, केवल कांग्रेस ही होती। रविंद्र जी, आपका कहने का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही प्लेटफॉर्म पर चल रहे, लेकिन पार्टियां अलग है। तब कांग्रेस थी, आज भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन चेहरा वही है। आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, आप हमारे से ऐसे कठिन सवाल पूछती हैं, आप ऐसे आसान सवाल पूछो भाई इनसे। ये जिनका उत्तर नहीं है इनके पास। डाला ना, आप जेल में तो नहीं है ना, ये उस समय की बात है। इस्तेमाल जी बहुत अच्छे से सर, हम तो ग्रोइंग पत्रकार हैं, हम तो ग्रोइंग पत्रकार हैं। आप उन पत्रकारों की बात कीजिए जो जिनको चैनल छोड़ने पड़ गए थे सर, सिर्फ एक डिक्टेटरशिप की वजह से। खैर वो बात अलग है, हम इस पे नहीं जाते हैं अभी, ये बहुत इतर टॉपिक है, ये बहुत इतर टॉपिक है सर। रविंद्र जी ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी सर, प्लीज मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। ये भी एक दिन हम मुद्दा जरूर लेंगे, ये मुद्दा जरूर होगा, पत्रकारों को लेकर भी एक दिन मुद्दा जरूर उठेगा सर, और हम यही डिस्कस करेंगे चाहे कि डिक्टेटरशिप है या नहीं है। इस्टवाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, सोशल मीडिया आने के बाद भी पत्रकार, चलो मैंने माना कि डिक्टेटरशिप में कई पत्रकारों की नौकरी चली गई, मैं अपने को भी शामिल करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया तो मेरी अपनी है ना, जागीर, अपनी बपोती है। कांग्रेस सोशल मीडिया को भी कैश नहीं करवा पाई, इसके पीछे रीजन क्या है?
सबसे बड़ी बात ये कहूंगा। दूसरा ये है कि आप विपक्ष में होके भी उन सोशल मीडिया के पत्रकारों से भी आप नरमी से व्यवहार नहीं कर पा रहे, जबकि आप विपक्ष में हैं। आपके प्रवक्ता तक यहाँ कानून पढ़ाना शुरू कर देते हैं पत्रकारों को। पत्रकार कैसे आपके पास आएंगे और कैसे आपकी बातों को प्लेटफॉर्म पे, उचित प्लेटफॉर्म पे रखेगा। आज भाजपा के कई चीजें आप अभी तक, सूरत भाई क्या कहते हैं, बोल रहे थे कि वो पुल गिर गया, ये कर गया, वो गिर गया, लेकिन उसको कैश क्यों नहीं करवा पा रहे आप। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक रणनीति की चूक है जो कांग्रेस अभी तक पार नहीं पा रही है भाजपा से। बिल्कुल। सूरज सिंह नेगी जी, इस बार का जो सत्र होने वाला है उस पर आ जाते हैं, उस पर शॉर्ट कमेंट दीजिए सर, क्या तैयारी आप लोगों की है? देखिए, आज ही तो घोषणा हो रही है, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी जो है इस पर तैयारी करेगी। और जैसे मैंने कहा कि बहुत कम समय जो है दिया गया है कि हम अपने सवालों को विधानसभा में रखें, पूछें सरकार से। तो आज जो महंगाई है, अंकिता भंडारी हत्याकांड में जैसे हमारे रविंद्र जी कह रहे थे कि कार्रवाई हुई है, अरे कार्रवाई तो हुई है, पर जो वीआईपी आने वाला था उस वीआईपी का अभी तक नाम नहीं उजागर हुआ। और जो विधायक वहां पर जो है जिन्होंने सबूतों को मिटाने का काम किया, जिन्होंने वहां पे बुलडोजर चलाने का काम किया, उनकी मंशा क्या थी, उनकी जांच नहीं हुई। तो ये सवालात हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बेरोजगारों पर जो है लाठी डंडे जो चल रहे हैं, आपदा में जो इस प्रकार के अवसर देखे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो एक तरफ जनता त्राहिमाम कर रही है आपदा से, और सरकारी अधिकारी और नेता जो है भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। वो सारे मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे सत्र में उठाए जाएंगे। बिल्कुल। रविंद्र जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट क्या है इस बार की सरकार की तैयारी सत्र को लेकर? देखिए, मेरा यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सदन का जितने दिन कार्रवाई चलेगी और विपक्ष के से भी यही अपील करती है, और मैं अपने माध्यम से भी अपील करता हूं कि विपक्ष जितना जनता के मामले हैं, जितना जनता के मामले से सदन में खड़े होके पूरे ताकत के साथ अपने मुद्दों को उठाएं और सरकार से सवाल पूछें, ना कि सदन को बहिष्कार करके उसमें हो हल्ला करें। और जिस प्रकार से लास्ट टाइम एक महिला अध्यक्ष हमारी सदन की, उनको गाली विपक्षी बात को सुने। ठीक है सर। ये बात उन सरकार को भी कहिए, आप अपना ठीक है, सुझाव चर्चा का दीजिए कि समय विपक्षी खत्म। बात को सुने, उनके प्रश्नों के जवाब दें। ठीक है, ठीक है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की सत्र, सवाल और जवाब क्या, यानी कि आने वाले सत्र में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या सवाल जो है विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे और क्या इस बार वाजिब जवाब मिल पाएगा विपक्ष को, या फिर हमेशा की तरह जो होता है विधानसभा सत्र की कार्रवाई बहिष्कृत हो जाती है, टाल दी जाती है और सत्र जो है इसी तरीके से भेंट चढ़ जाता है बवाल का या फिर विरोध प्रदर्शन का। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।